सोचिए, क्या हो अगर कोई देश अपने ही सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर को हथियारों का ट्रांजिट हब बना ले और फिर उन्हीं हथियारों को उसी पार्टनर की तरफ तान दे। ये किसी स्पाई थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि आज की बिल्कुल सच्ची जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट की गहराई में जाएंगे। मिडिल ईस्ट से लेकर सीधा हिमालय तक हमारे रीजनल इंटरेस्ट के सामने जो भी खतरे हैं, उन्हें आज एक एडवाइजर के नजरिए से समझेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं आज के हमारे इस जियोपॉलिटिकल ब्रीफिंग के मेन पॉइंट्स क्या हैं। हम बात करेंगे ईरान के मिडिल ईस्ट वाले कदम पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी, हमारी स्टेट्स की इकोनॉमी, दलाई लामा से जुड़ा डिलेमा और आखिर में एक बेहद जरूरी अफ्रीका हेल्थ एडवाइजरी पर। तो सीधे आते हैं हमारे पहले और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, ईरान का मिडिल ईस्ट में जो हालिया रवैया रहा है और उसकी इलिसिट सप्लाई चेन। अब ये सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि चीन ड्यूअल यूज़ वाली सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। फिर यूएई में बैठी शेल कंपनियां इन पार्ट्स को इंपोर्ट करती हैं। इसके बाद जहाज़ों के जीपीएस डेटा के साथ हेरफेर की जाती है ताकि ये सामान आसानी से ईरान पहुंच सके। और सबसे हैरानी की बात, वहां असेंबल किए गए इन्हीं हथियारों को वापस यूएई पर ही फायर कर दिया जाता है। मतलब वेस्टर्न इंटेलिजेंस की चेतावनियों के बावजूद ये पूरा सिस्टम बदस्तूर चल रहा है। अब सवाल उठता है कि ये सब दुनिया की नज़रों से छिप कैसे गया। इसका जवाब है ये नंबर 8,000। यूएई में करीब 8,000 ईरानी ट्रेडिंग फर्म्स रजिस्टर्ड हैं। इतनी बड़ी संख्या में फर्म्स होने की वजह से ये सारा अवैध इंपोर्ट नॉर्मल बिजनेस की आड़ में बड़े आराम से छिप गया। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ऐतिहासिक भरोसे और कूटनीतिक असलियत के बीच का फासला। एक तरफ यूएई ने आपसी संबंधों के चलते काफी नरमी बरती। भारत से भी भारी मात्रा में ईरान को सोना, चांदी और कैश डोनेट किया गया। लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी इसके बिल्कुल उलट निकली। ईरान ने यूएई के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही अटैक कर दिया, और तो और ऐतिहासिक रूप से कश्मीर की तुलना गाजा से कर डाली। और इसीलिए न्यू दिल्ली के लिए यहाँ सबसे बड़ा इंटेलिजेंस टेकअवे यही है कि कूटनीतिक अप्रोच को अब रिकैलिब्रेट करना ही होगा। सिर्फ ऐतिहासिक भरोसे या नागरिकों के डोनेशन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वफादारी की कोई गारंटी नहीं मिलती। आगे के रिश्ते बेहद सतर्कता के साथ तय करने होंगे। चलिए अब मिडिल ईस्ट के ही एक और क्रिटिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमारे एनर्जी ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी। इतने भारी रीजनल टेंशन और ब्लॉकेड के रिस्क के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। हमारी एनर्जी सप्लाई सुरक्षित हैं। अबू धाबी से चला पहला एलएनजी टैंकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो प्रायोरिटी वाले एलपीजी गैस टैंकर थे वो भी बिल्कुल सुरक्षित भारत के तटों तक पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल इस खतरे के बीच भी सेफ पैसेज सिक्योर कर लिया गया है। अब कोई भी फॉरेन पॉलिसी तभी असरदार होती है जब घरेलू इकोनॉमी मजबूत हो। तो आइए पिछले 5 सालों की एवरेज डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम स्टेट्स का परफॉर्मेंस देखें तो असम 17.3% की शानदार ग्रोथ रेट के साथ सबसे आगे है। इसके ठीक पीछे उत्तर प्रदेश 15.3% और मेघालय 15.2% पर हैं। ये वो प्रमुख राज्य हैं जो नेशनल इकोनॉमी को इस वक्त सबसे ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इस इकोनॉमिक डेटा में एक और एंगल है जो सोचने पर मजबूर करता है। पूरे देश का लगभग 48% जीडीपी सिर्फ टॉप के 5 राज्यों से आ रहा है। बाकी बचे 23 राज्य मिलकर 52% का योगदान दे रहे हैं। ये भारी कॉन्सेंट्रेशन साफ दिखाता है कि हमारी ग्रोथ का इंजन कुछ ही राज्यों की प्रोडक्टिविटी पर कितना ज्यादा टिका हुआ है। डोमेस्टिक इकोनॉमी से निकलकर अब सीधे हिमालय की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन बन रही है, द दलाई लामा डिलेमा। इस पूरे टेंशन को समझने के लिए पहले सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीटीए को जानना जरूरी है। ये भारत में स्थित तिब्बती निर्वासित सरकार है जो तिब्बती कल्चर, स्कूलों का मैनेजमेंट और उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का काम देखती है। और जो 27 मई को पेनपत हियरिंग का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, वो इसी संस्था के नेतृत्व के लिए है। अब इस पूरी सिचुएशन का ऐतिहासिक कनेक्शन देखिए। बात 1680 की है, जब छठे दलाई लामा का जन्म भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ था। फिर 2011 में 14वें दलाई लामा ने अपनी सारी पॉलिटिकल पावर्स सीटीए को सौंप दी। और अब 27 मई को होने वाली ये ग्लोबल सेरेमनी, ये इतिहास और आज की पॉलिटिक्स का ऐसा मिक्स है जो इस पूरे रीजन का फ्यूचर तय करेगा। यहाँ भारत और चीन की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है।
भारत तिब्बती बौद्ध संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है और इस निर्वासित सरकार को काम करने की इजाज़त देता है। वहीं दूसरी तरफ चीन सीटीए को सीधा एक इल्लीगल अलगाववादी ग्रुप कहता है और दावा करता है कि सक्सेशन पूरी तरह से बीजिंग का इंटरनल मैटर है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर 15वें दलाई लामा को भारत के अरुणाचल प्रदेश से चुन लिया जाए? ये सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं होगा, ये भविष्य में भारत और चीन के बीच एक अभूतपूर्व कूटनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। और आखिर में एक बहुत ही अर्जेंट इंटेलिजेंस अपडेट जो सीधे विदेश मंत्रालय की तरफ से है। अफ्रीका के लिए हेल्थ एडवाइजरी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और साउथ सूडान में इबोला वायरस के आउटब्रेक की बहुत ही सीरियस रिपोर्ट्स सामने आई हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है कि इन रीजन्स की सभी नॉन एसेंशियल ट्रैवल तुरंत कैंसिल कर दी जाएं और जो लोग पहले से वहां ग्राउंड पर हैं उन्हें लोकल हेल्थ गाइडलाइंस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो आज के इस पूरे स्ट्रेटेजिक असेसमेंट को देखने के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि आगे चलकर भारत को ईरान के साथ अपने रिश्तों को किस तरह रिकैलिब्रेट करना चाहिए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।